ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ़ जो कह सकते हैं घोटाले हैं, घपले हैं, वो सिर्फ़ उसके आरोप सिर्फ़ इन दलों पे ही हैं, बीजेपी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। आप व्यापम की बात कर सकते हैं, आप और तमाम सारे ऐसे घोटाले उनकी बात कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कृषि मंत्री हैं बीजेपी के, चुनाव भी लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, उनके बेटे के ऊपर देवेंद्र के ऊपर ये बात आती है कि वो पहले 500 करोड़ का वीडियो आता है लेने का, फिर 500 करोड़ के लेन-देन की बात उसमें होती है। तो कुल मिलाकर ये कहना कि सिर्फ़ विपक्षी दलों पर आरोप हैं, मेरे ख़्याल से तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर तमाम सारे आरोप ऐसे लगते रहे हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके उनके ऊपर ना तो कोई ईडी की जाँच होती है, ना सीबीआई की जाँच होती है और ना पीएम मोदी के मुख से कोई शब्द उनके लिए निकलते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि 2-3 मीटिंग के बाद ही जो ये ग गठबंधन की जो गाँठें हैं वो कमज़ोर होने लगी हैं, वो कहीं न कहीं चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन हाँ, ये बीजेपी के लिए राहत की बात है, क्योंकि देखिए फ़र्क तो पड़ता है, मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि अगर 7-8 सीएम एक साथ एक मंच पर बैठे हैं, 7-8 स्टेट के सीएम अगर बैठे हैं तो वाक़ई इससे फ़र्क पड़ेगा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज़। 2019 का लोकसभा चुनाव आप सभी को याद होगा, जहां पर बीजेपी ताल ठोक कर कह रही थी कि अब की बार 300 पार, और हमने देखा कि 2019 में 300 पार सीटें बीजेपी को मिली थी। और अब एक नया नारा यहां पर 375 के पार कहा जा रहा है। लेकिन क्या 375 के पार इतना आसान होगा? क्या ये सभी सीटें जीतना बीजेपी के लिए जैसे बीजेपी कहती है कि बच्चों का खेल है, क्या बच्चों का खेल होगा? क्या इतना ही कमजोर यहाँ पर इंडिया अलायंस है या कांग्रेस पार्टी है? क्योंकि 14-19 में कांग्रेस पार्टी की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन 19 से लेकर 24 के बीच कुछ ऐसे बड़े मुद्दे सामने आए जिसने बीजेपी को हिला के रख दिया। 2019 में जहां पर सेना के नाम पर बीजेपी पर वोट कमाने के आरोप थे, पुलवामा का वो अटैक, उसकी सच्चाई यहां पर खुल के सामने आई। यहां पर सत्यपाल मलिक बड़े बड़े बयान देते हैं, दावे यहां पर करते हैं। आखिर वो बाद में देखने वाली बात है कि उनके दावों में यहां पर कितनी सच्चाई होगी, लेकिन जो आरोप हैं कहीं ना कहीं मोदी सरकार को कटघरे में खड़े कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा कि महिला पहलवानों का धरना हुआ। यहां पर महिला पहलवानों ने सरकार की नाक में दम कर दिया और इंसाफ के लिए धरने पर बैठ गई, और खुद उनके सांसद और यहां पर फंसते हुए नजर आए। हमने देखा किसान आंदोलन यहां पर चला, जिसने भी बीजेपी की नाक में दम कर दिया था। करीब 2 साल तक यहां पर किसान जो हैं अपने धरने पर टिके रहे, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो काले कानून वापस लेने पड़े। उसके बाद थोड़ा आगे चलें तो 2023 में भी राष्ट्रपति, जो महिला राष्ट्रपति हैं, उनसे जुड़ा एक मुद्दा सामने आया था कि उनको नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। और अब एक अगले मुद्दे की तरफ चलें तो ईडी और चुनाव, जहां पर कहा जाता है, कथन लगातार यहां पर कहा जा रहा है कि जहां जहां चुनाव वहां वहां आपको ईडी मिल जाएगी, और ये ईडी इसलिए मिल जाएगी क्योंकि बीजेपी की स्थिति लगातार कमजोर यहां पर हो रही है। क्या बीजेपी की स्थिति यहां पर सही में लगातार कमजोर हो रही है, या फिर बीजेपी को आरोपों में घेर कर यहां पर कमजोर किया जा रहा है? ये पूरी सच्चाई यहां पर आज पता करेंगे हमारे कार्यक्रम सिंहासन 2024 का में, क्योंकि 2024 की लड़ाई कोई इतनी सरल या इतनी सहज नहीं रहने वाली। यहां पर इंडिया अलायंस का गठन हो चुका है। यहां पर राहुल गांधी लगातार हुंकार भर रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने भी देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की कमर यहां पर तोड़ के रख दी थी। उसके बाद बात करें तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव राहुल गांधी को कहा जाता है कि सिंगल हैंडेडली उन्होंने चुनाव जीत लिया, और यही भारत जोड़ो यात्रा 2024 में बड़ा कमाल करके दिखाएगी। हमारे साथ अमन सर यहां पर मौजूद हैं, उनके ऊपर कई सवाल यहां पर दागेंगे जो 2024 को लेकर होंगे। अमन सर, यहां पर कहा जा रहा है कि स्थिति 2019 में जो थी, अब 2024 में बीजेपी को स्थिति नहीं मिलेगी। 375 पार का सपना सपना रह जाएगा, और यहां पर सीट कम होंगी, बड़ा झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा, और यहां पर पीएम कुर्सी भी जा सकती है। और कौन सी वो वजह है जो बड़ी खुलकर सामने आएगी? पुलवामा की हमने चीजें देखी, किसान आंदोलन देखा, पहलवान आंदोलन देखा, यहां पर सरकार घिरती हुई नजर आई, और इसके ऊपर जवाब प्रधानमंत्री का नहीं आता है, गृह मंत्री का नहीं आता है। तो कितना मुश्किल होगा 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए निकालना या फिर उसमें जीत हासिल करना? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह से आपने अहम मुद्दे उठाए कि 2019 के साथ में कंपैरिज़न आपने 2024 का किया है, बिल्कुल जिस तरह की दौलत हम चीज़ें देख रहे हैं कि 2019 का चुनाव एकदम अलग था और
2023 या 24 की हम बात करें तो ये चुनाव बिल्कुल अलग हो रहे हैं, क्योंकि 2019 में हम देखें तो राहुल गांधी उतने स्ट्रांग नहीं थे और अब उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं बेहतर हुई है। भारत जोड़ो आंदोलन के बाद से लगातार उनकी पार्टी और खुद राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेना शुरू कर चुके हैं और बीजेपी भी लेना शुरू कर चुकी है। यही वजह है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें पीएम मोदी लगातार न सिर्फ रैलियाँ कर रहे हैं, बल्कि जो मुख्यमंत्री फेस है उसको भी कहीं रिवील नहीं किया गया है और मुख्य जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो ही एक मुख्य चेहरा बने हुए हैं दौलत। तो ये कहीं न कहीं बता रहा है कि ये लड़ाई उतनी आसान रहने वाली नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी पूरी तरह से इसमें जो है हार रही है, उसको सीटें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि अभी 2024 में दौलत राम मंदिर का मुद्दा अपने आप में हाइलाइटेड होगा, क्योंकि उस समय जब राम मंदिर की शुरुआत होगी, लोग उसमें पूजा अर्चना करने जाएँगे और लोगों को एक तरीके से समर्पित होगा देश को राम मंदिर। और इतनी बड़ी क्योंकि लड़ाई थी 400-500 साल से लगातार, इसकी जो उम्मीद है इसको लेकर जो एक कह सकते हैं कि फैसला था वो लगातार जो है टाला जा रहा था। उस पे कई तरह के सवाल थे, कई तरह की बातें थी, लेकिन ये फैसला भले ही अदालत की तरफ से आया है, लेकिन ये जिस तरह से मोदी सरकार ने उसको हैंडल किया, जिस तरह से उस पे एक अंतिम फैसला निकल कर सामने आया है मोदी सरकार में, वो अपने आप में ये बताता है कि उन्होंने 2024 की तैयारी करके रखी हुई है। अब रही बात इसकी कि वो पीएम बनेंगे, कितने मार्जिन से बनेंगे, ये अभी जो है दूर का विषय है। लेकिन फिलहाल ये कहना कि पीएम मोदी या बीजेपी सरकार पूरी तरह से नतमस्तक हो रही है कांग्रेस गठबंधन के सामने या इंडी अलायंस के सामने, तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत दूर की कौड़ी, अभी बहुत दूर का ये कह सकते हैं कहानी है। क्योंकि अभी जो इंडी गठबंधन है बदौलत, अगर आप इसी को देखें तो अभी से इनमें कहीं ना कहीं रार पड़ती हुई नजर आ रही है, इनमें जो फांस पड़ती हुई नजर आ गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि चाहे वो जो अखिलेश यादव हो या उनकी पार्टी के और लोग हों, लगातार राहुल गांधी यानी कि अखिलेश यादव और कांग्रेस वर्सेस सपा के बीच में जो बयानबाजियों का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ये कहना कि ये गठबंधन में सब कुछ ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी आई थिंक 6-7 महीने का वक्त तो है। तो कहते भी हैं कि आगाज़ मोहब्बत रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो अभी जो ये आगाज़ हुआ है ये बड़ा खूबसूरत था, लग रहा था कि सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि 2-3 मीटिंग के बाद ही जो ये गठबंधन की जो गांठें हैं वो कमज़ोर होने लगी हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन हाँ, ये बीजेपी के लिए राहत की बात है, क्योंकि देखिए फ़र्क तो पड़ता है, मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि अगर 7-8 सीएम एक साथ एक मंच पर बैठें, 7-8 स्टेट के सीएम अगर बैठें तो वाकई इससे फ़र्क पड़ेगा, और ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है। इसीलिए लगातार उसने प्रहार किया इस गठबंधन के ऊपर कि भानुमति का जो ये बनाया हुआ घर है, ये जो कुनबा है, ये उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बात कहनी पड़ी, इसका मतलब कोई ना कोई बात इस गठबंधन में ज़रूर थी। लेकिन हाँ, 2024 तक आते आते कहानी बदलेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बीजेपी जो है पूरी तरह से इस चुनावी माहौल को अपने पक्ष में लाने के लिए हर प्रयास करेगी, हर संभव प्रयास करेगी। और मुझे लग रहा है कि 2024 में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर करने वाला है। यहाँ पर सर एक कथन बड़ा चर्चा में है कि जी। जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ वहाँ ईडी। हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, वहाँ हम ईडी देख रहे हैं। लेकिन घोटाले के आरोप सिर्फ विपक्षी पार्टियों पे नहीं, जी। बीजेपी पर भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी कहते हैं, 2 जो उद्योगपति हैं उनका बड़ा नाम लिया जी, जाता है जी, यहाँ जी, पर, जी। अडानी और अंबानी, उनको लेकर यहाँ पर घेरा जाता है। तो क्या जो ईडी सीबीआई है सिर्फ यहीं जो है विपक्षियों पर काम करेगी? क्या ईडी सीबीआई को हथियार जो है चुनावों के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आम आदमी पार्टी और जो छोटी-मोटी पार्टी है उनको खत्म किया जाए, क्योंकि उनकी ताकत लगातार बढ़ रही है। दिल्ली, जी। पंजाब, यहाँ आम आदमी पार्टी जीत जीत जाती है। तो अडानी, अंबानी का मुद्दा और ये ईडी सीबीआई का मुद्दा कितना भारी पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अपने आप में, क्योंकि 95% के आसपास जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो विरोधी खेमे हैं उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई है। तो ऐसे में सवाल उठता है, और 2014 के बाद से लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ जो कह सकते हैं घोटाले हैं, घपले हैं, वो सिर्फ उसके आरोप सिर्फ इन दलों पे ही हैं, बीजेपी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। आप व्यापम की बात कर सकते हैं, आप और तमाम सारे ऐसे घोटाले उनकी बात कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कृषि मंत्री हैं बीजेपी के, चुनाव भी लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, उनके बेटे के ऊपर, देवेंद्र के ऊपर ये बात आती है कि वो पहले 500 करोड़ का वीडियो आता है लेने का, फिर 500 करोड़ के लेन-देन की बात उसमें होती है। तो कुल मिलाकर ये कहना कि सिर्फ विपक्षी दलों पर आरोप हैं, मेरे ख्याल से तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर तमाम सारे आरोप ऐसे लगते रहे हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके उनके ऊपर ना तो कोई ईडी की जाँच होती है, ना सीबीआई की जाँच होती है, और ना पीएम मोदी के मुख से कोई शब्द उनके लिए निकलते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखा गया है कि जो विरोधी खेमे हैं, विपक्षी पार्टियाँ हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, और इसका फ़र्क पड़ रहा है। आपने जो सवाल का मूल जो आपने पूछा है कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, देखिए फ़र्क ये पड़ेगा दौलत, क्योंकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं,
उनको अगर यूपी के एंगल से देखा जाए तो अभी उनकी एक अभियान शुरू होने वाला था, गाँव संपर्क अभियान, वो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जेल के अंदर बंद है, सलाखों के पीछे बंद है। तो ऐसे में पार्टियों में फ़र्क पड़ेगा और देखिए 2024 की हम बात कर रहे हैं और अब 6-7 महीने का वक़्त मेरे ख़्याल से इलेक्शन में रह गया और अब जैसा कि हम लगातार पहले ही बात करते रहे कि अगर जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल, अगर उनको ही उठा के जेल में बंद कर दिया जाए और 3-4 महीने यूँ ही ईडी की जाँच में इसमें, क्योंकि मनीष सिसोदिया का आप एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कि 6-7 महीने से वो जेल के अंदर बंद है। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है उसका कमज़ोर होना तय है। तो ये बाकी जो विपक्षी पार्टियाँ उनका जो आरोप है वो तर्क उसमें नज़र आता है कि आखिर जो विरोधी खेमे हैं उनके ऊपर इस तरह से ईडी और सीबीआई या और भी तमाम आईटी ऐसे डिपार्टमेंट है वो क्यों इतनी जल्दी हावी हो जाते हैं, क्यों इतनी जल्दी उनके ऊपर तत्परता से कार्रवाई करते हैं। चाहे हम बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें और ख़ासकर जहाँ कांग्रेसी और भी जो दूसरे दलों की सरकार है वहाँ पर जल्दी ईडी जो है अपनी कार्रवाई करते हुए नज़र आती है। आरोप बारंबार लगते रहे हैं। राजस्थान की बात आप इसमें कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि किस तरह से ईडी और जो तमाम एजेंसियाँ उनका जो है एक तरीके से कहा जाए कि सत्ता पक्ष अपना फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है और कर रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि इनके ज़रिए क्या बीजेपी सत्ता में आने का सपना देख रही है? तो अगर ऐसा है तो बाकी इस पे सोचने की ज़रूरत है क्योंकि एक तरफ़ा अगर आप कार्रवाई करेंगे तो सवाल फिर आपके ऊपर भी उठना शुरू हो जाएँगे। धन्यवाद। लगातार यहाँ पर बात की जा रही है कि बीजेपी यहाँ पर जीत की हैट्रिक मारेगी, लेकिन हैट्रिक कैसे मारेगी? यहाँ पर अडानी अंबानी का मुद्दा है, यहाँ पुलवामा का मुद्दा है और यहाँ पर मुद्दा है ईडी सीबीआई का। तो देखना होगा कि इन मुद्दों से किस तरीके से बीजेपी पार आती है या फिर इंडिया अलायंस इन सब मुद्दों को पकड़कर जनता के बीच जाएगी और जनता अपना फैसला यहाँ पर सुनाएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।